फ्रेंड्स, रोहित हेयर। आज हम लोग रिवर सिस्टम ऑफ बिहार देखेंगे और याद रखिए कि ये हम लोग का लेक्चर नंबर 8 है। और जो रिवर सिस्टम ऑफ बिहार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द जियोग्राफी है। और आप ये पाएंगे कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बीपीएससी का जिसमें रिवर सिस्टम से प्रश्न नहीं आते हों। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख ले 65th बीपीएससी, 66 बीपीएससी में भी प्रश्न है। जैसे 65th बीपीएससी में एक प्रश्न आया है कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ अ लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय। ये एक प्रश्न है। अगर आप इस लेक्चर को ख़त्म कर लेंगे तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। अभी आप इसका उत्तर, आप पोजीशन में होंगे इसको आंसर करने के लिए, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग चाहेंगे कि इस टॉपिक को आप कंसेप्चुअली करें। रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। और हम लोग कोशिश करेंगे कंसेप्चुअली इस चीज़ों को डील करें और यू शुड बी इन पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिवर सिस्टम। अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आउटलाइन क्या है कोर्स का, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक बता दिया, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, रिवर गंगा को कवर करेंगे, घाघरा और गंडक को आज कवर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यह पता होना चाहिए कि ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका मतलब क्या है और रिवर बेसिन का मतलब क्या है, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि मानते हैं कि ये गंगा है, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं ढेर सारे, ये ढेर सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ पे जो नदियाँ आएंगी इसको कहेंगे हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये वाला जो नीचे से जो आ रही है साउथ से, इसको हम लोग कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो दाहिने से आ रही है और वो बाएं से। तो आप सोचेंगे तो आप यहां से देख रहे हैं, अगर आप देखें ना तो आप यहां से देख रहे हैं। जब आप यहां पे खड़े होकर देखेंगे तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। ड्रेनेज सिस्टम है क्या? अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये, अगर उदाहरण के तौर पर आप चलते हैं तो ये आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलकर डेल्टा बनाएगी। उसके बाद यहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाएगी जिसका नाम हुगली है। ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ड्रेनेज सिस्टम जो जितनी भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उदाहरण के तौर पर जितने इसके डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, जैसे हुगली इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये जो डेल्टा यहाँ पे बन रहा है सुंदरबन में, ये जो पूरा सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा और जो ये पूरा जो इसका सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को आप अपवाह प्रणाली बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको आप ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। याद रखिए, ड्रेनेज सिस्टम इतना एक ब्रॉड टर्म है जो ड्रेनेज पैटर्न को भी डील करेगा कि कैसा यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न है। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? आप जो नदियाँ बनाती हैं, जैसे ट्रेलिस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न बना रही हैं कि डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न बना रही हैं, तो वो सब चीज़ इसमें आ जाएगा। ये नदी किस रॉक से निकल के चल रही है, वो रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न का पार्ट है। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसी ब्रॉड टर्म का एक पार्ट है रिवर बेसिन। अब आप सोचिए रिवर बेसिन क्या है। मानते हैं कि ये गंगा नदी है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है कोसी। ये जो कोसी है, यहां से आपने एक नहर निकाल लिया और नहर से लेके आप इस गांव तक पानी पहुंचाए, इस गांव तक पानी पहुंचाए, इस गांव तक पानी पहुंचाए, और अंतिम गांव यहां है और लेफ्ट साइड में अंतिम गांव यहां है। तो जहां पे इस नदी का, कोसी नदी का, मानते हैं कि अभी आप कोसी नदी की बात कर रहे हैं तो मानते हैं इसको आप डिलीट कर दें, कोसी नदी की हम बात कर रहे हैं। तो कोसी नदी का जो अंतिम पानी जहां पर पहुंच रहा है, उस पॉइंट को आप जोड़ दीजिए। ये हमारी कोसी नदी है। अंतिम पानी, कैसे पानी पहुंच रहा है? हो सकता है यहां पे नहर हो, यहां से एक और छोटी नहर निकाल कर यहां पे भेजा गया हो इस गांव पर, इस गांव से एक कराहा निकाल कर यहां तक भेजा गया हो। और आप ये पाते हैं कि जो अंतिम गांव X है, इधर पे अंतिम गांव Y है जहां पर कोसी की पानी पहुंचती है। ये जो पूरा रीजन है आपका, जहां पे कोसी की अंतिम पानी पहुंचती है, उस पूरे बेल्ट को आप रिवर बेसिन ऑफ कोसी कहेंगे। जहां पे जो अंतिम पॉइंट जहां पे उसकी पानी पहुंच रही है, उसको आप रिवर बेसिन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो ये देखिए,
ये हमारी कोसी नदी है। कोसी नदी को सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये हमारी कोसी नदी है। कोसी नदी का कोई नहर निकाला हो गया होगा और यहाँ तक पानी पहुँच रही होगी। यहाँ से एक करहा निकाला गया होगा, यहाँ तक पानी पहुँच रही होगी। यहाँ से पानी, इसकी अंतिम तट यहाँ पर है, ये अंतिम पॉइंट इधर में यहाँ पर है, यहाँ पर है। और इस तरह से आप पाते हैं कि सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो ये आपका रिवर बेसिन कोसी का बन गया। तो इस तरह से आपको रिवर बेसिन पता होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम पता होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ड्रेनेज सिस्टम में सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरी आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, सोर्स वगैरह सब आ जाएगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं इस टॉपिक को। जो बिहार में ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है? जो नदियाँ बनाती हैं ड्रेनेज सिस्टम बिहार में, वो याद रखिएगा प्राइमरली मुख्य रूप से डेंड्राइटिक पैटर्न होता है, पर कहीं कहीं आपको ट्रेलिस पैटर्न भी मिलता है, पर बहुत कम जगह है। ट्रेलिस पैटर्न जो है वो उन जिलों, साउथ बिहार में बेसिकली आपको मिलता है, क्योंकि साउथ बिहार की चट्टानें, थोड़ा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला पार्ट पड़ता है, पर मुख्य रूप से बिहार की नदियां डेंड्राइटिक पैटर्न बनाती हैं। क्या है डेंड्राइटिक पैटर्न? अगर डेंड्राइटिक पैटर्न को देखें तो ये डेंड्राइटिक पैटर्न है। ये डेंड्राइटिक पैटर्न उसका थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू है। आप देखें तो ये एक रूट लग रहा है। इस रूट मतलब जो जड़ लग रहा है पेड़ का, यहाँ से एक ऐसे निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है, ऐसे ऐसे ढेर सारा रूट निकला हुआ है। तो आप माने कि ये गंगा नदी है। गंगा में यहाँ से आ रही है गंडक, यहाँ से आ रहा है बागमती, कोसी, महानंदा, इस तरह से नीचे से आ रही है सोन, यहाँ से आ रही है पुनपुन, यहाँ से कोई और नदी आ रही। तो अगर आप वर्टिकली देखें तो ये हमारी गंगा नदी है, और यहाँ से डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं। ये कुछ नहीं, इसी प्रकार का एक लग रहा है कि ये जड़ है, और जड़ से डिफरेंट सारे रूट्स ये सब निकले हुए हैं, यही स्ट्रक्चर बन रहा है। और आप ये पाते हैं कि यही डेंड्राइटिक पैटर्न है, एक रूट की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए बिहार की अधिकांश जो नदियाँ हैं वो डेंड्राइटिक पैटर्न को ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। हमने लिखा है कि इट रिजेंबल्स द ब्रांच ऑफ द ट्री रूट, डेंड्राइटिक पैटर्न। ट्रिब्यूटरी ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। आप अगर कोई भी रिवर है, ये मानते हैं कि रिवर है, अगर यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री का एंगल पे मिल रही हैं, जैसे ट्रिब्यूटरी मतलब होता है कि इसकी सहायक नदियाँ, अगर वो 90 डिग्री पर मिलती हैं तो उस पैटर्न को ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। अगर 90 डिग्री से कम पर मिल रही हैं, यू मिल रही हैं, ये 90 से कम है, यू मिल रही हैं 90 से कम है, यहाँ से सोन मिल रहा है 90 से कम है, जब वो एक्यूट एंगल बनाने लगती हैं इसकी ट्रिब्यूटरी, तो उसको आप डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि बिहार में डेंड्राइटिक पैटर्न की ही क्यों मिलती हैं? इसलिए मिलती हैं कि जो रॉक जो प्रेजेंट है, जिस एरिया में वो फ्लो करती हैं, वो जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल स्वेल वाला एरिया है। एलुवियल स्वेल आपको पता होना चाहिए कि जो एलुवियल स्वेल है वो बहुत ही सॉफ्ट स्वेल है। जब सॉफ्ट स्वेल है तो उसको इरोड करना बहुत ही आसान होगा, तो नदी को इरोड करना बहुत ही आसान होगा। इसलिए वो यहाँ पे मानते हैं ये कोसी है, तो ये इरोड करना, यहाँ पे इसको काटना बड़ा आसान होगा, क्योंकि एलुवियल स्वेल बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको काटते हुए एंगल बदलते रहता है, और इसलिए ऐसा नुमा स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर एक्यूट एंगल बनता है, और जो भी एक्यूट एंगल बनाता है, 90 से कम डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो डेंड्राइटिक पैटर्न पे चला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हम कुछ उन रिवर्स की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती हैं। हमारा ये प्यारा बिहार है, और इधर आपको पता है कि इस वाले एरिया में रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश है। जब उत्तर प्रदेश है तो कौन कौन नदियाँ उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती हैं? तो बहुत आपको आसानी से दिख रहा होगा कि यहाँ से गंडक नदी निकल रही है। हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गंडक जो नदी है, यहाँ पे अपना प्यारा बिहार है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये एक बॉर्डर बना रही है। आप नीचे चलिए, ये घाघरा नदी है। घाघरा जो नदी है ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिवान से इंटर कर रही है, सिवान गोपालगंज वाला बेल्ट इंटर कर रही है, और यहाँ पे ये भी एक बॉर्डर बना रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बिहार, सिवान, गोपालगंज, छपरा है, तो ये भी एक बॉर्डर बना रही है। यहाँ से गंगा आपको चल रही है, गंगा चौसा में इंटर करती है बक्सर में, ये भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बक्सर है, एक बॉर्डर बना रही है। नीचे से आप देखें तो यही चौसा में यहाँ से आप देखें तो करमनासा इंटर कर रही है। करमनासा को अपवित्र नदी भी कहा गया है। करम का नाश,
होता है, लोगों का यह मानना है। तो ये करमनासा नदी है। तो ये भी बक्सर में, चौसा में इंटर कर रही है गंगा के साथ। तो ये जो नदियां जो आपका बॉर्डर बना रही हैं उत्तर प्रदेश के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग अगर एक जगह लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिवर्स दैट मेक द बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो नदी है ऊपर से आप चलेंगे तो वो है गंडक। दूसरा नदी आप जो देखेंगे वो है घाघरा। घाघरा नदी को आप सरयू नदी भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी घाघरा नदी को नेपाल में कर्नाली बोलते हैं। हम लोग आगे देख लेंगे। तीसरी नदी आप देखिए गंगा, और चौथी नदी करमनासा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चार नदी है, एक जगह इकट्ठा इसको कर लीजिए। देखिए ये सब प्रीलिम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। ये चार नदी उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाती हैं बिहार का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। फिजिकल आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए, तो एक बार और रिपीट करता हूं। गंडक, गंडक, घाघरा, गंगा, करमनासा, ये चार नदी है। अब आगे चलिए। बिहार का कैपिटल पटना है। ये सब वो एरिया है जहां से जम के प्रश्न आते हैं, और आपको कंसेप्चुअली थोड़ा साउंड होना पड़ेगा। पटना इज एट द संगम ऑफ विच रिवर्स, इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे संगम बन रहा है, पर याद रखिए हम लोग एक बार लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पटना इज एट द संगम ऑफ, पहला गंगा नदी है पटना, पटना में गंगा नदी हो गया। दूसरा नदी जो आता है वो है सोन। सोन पटना में एक जगह है दानापुर, जहाँ पे मिलिट्री का कैंप है। दानापुर पटना में जगह है, वहाँ पर जाकर गंगा से मिलती है। और तीसरा जो नदी है वो है गंडक। गंडक पटना में, तो पटना जो है तीन नदियों के संगम पर है, कॉन्फ्लुएंस पर है। गंगा पर, सोन पर, गंडक पर। कभी जब कुछ लोगों का ये कहना है कि गंडक के कॉन्फ्लुएंस पर नहीं है, क्योंकि गंडक गंगा से पहलेजा घाट पर मिलती है, एंड दैट इज डाउन साउथ ऑफ पटना। पर याद रखिएगा वो आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज करना होगा। तो लेकिन आप याद ये रखिएगा कि पटना इज एट द संगम ऑफ, इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, सोन एंड गंडक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके प्रीलिम्स के लिए। अब आगे देखिए, हमने एक फोटो बनाया है जिससे आपको आइडिया हो। यहाँ से गंडक नदी निकल रही है, ये अपना प्यारा पटना है, यहाँ पर मिल गई पहलेजा घाट के पास। पहलेजा घाट कुछ लोग कहते हैं सोनपुर में है, पर आप पटना मान के चलिए। यहाँ पर गंगा नदी है और नीचे से सोन नदी आ रही जो कि दानापुर में मिलेगी। तो पटना जो है इन तीनों के कॉन्फ्लुएंस पर है। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग गंगा से स्टार्ट करते हैं। अगर बिहार में ऐसी कोई नदी है जिसका सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, तो लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया गंगा का है। इसका सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है। पहले एक थोड़ा सा हम लोग अगर जानकारी ले ले, गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है तो उत्तर काशी में है गंगोत्री ग्लेशियर। जब वहां से निकलती है, यह है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। तो जब वहां गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है तो गंगा नहीं कहलाती है, वो भागीरथी कहलाती है। फिर इधर से अलकनंदा आ जाती है। अलकनंदा देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं, और जब देवप्रयाग के बाद से इसी स्ट्रीम को गंगा कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब गंगा निकली, गंगा पहले आपको जाएगी उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद अपना प्यारा बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। बिहार से जब एग्जिट करती है, झारखंड में जाती है, तो पहले किस जिला में जाती है? उस जिला का नाम है साहिबगंज। ठीक है, तो यहां से गंगा आई, गंगा इंटर की। गंगा बिहार में इंटर कहां करती है? हमने बहुत बार बताया है, बिहार में गंगा चौसा में इंटर करेगी। चौसा कहां है? चौसा इज अ विलेज इन बक्सर। चौसा बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? 1539 में यहां पर शेर शाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था। इसी बैटल ऑफ चौसा में शेर शाह ने शाह का टाइटल लिया था, और ये इतना डिसिसिव बैटल था
कि इसी के बाद हुमायूं को फाइनली 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज में हारना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा और सूर वंश की स्थापना हुई। ये चौसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक नदी है नीचे से करमनासा गंगा से जो मिलती है वो भी चौसा में ही मिलती है। ठीक है, तो चौसा के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए जो गंगा के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो पूरा गंगा का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर गंगा करती है 2525 किलोमीटर, पर अपने प्यारे बिहार में इसका डिस्टेंस 445 किलोमीटर होता है। अगर आप और आगे बढ़े तो ये पाते हैं कि गंगा टोटल 12 जिला से फ्लो करती है, टोटल 12 जिला से गंगा फ्लो करेगी। आप अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो टोटल यहाँ से पूरा जो डिस्टेंस, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन जिला से करती है। तो 12 जिला से पूरा गंगा फ्लो करती है, उसमें एक जिला आपको है भागलपुर। क्यों भागलपुर मशहूर है? भागलपुर सिल्क के लिए बहुत मशहूर है। भागलपुर जो जिला है, ये जो भागलपुर जिला है, जब गंगा यहाँ से फ्लो करती है तो इसको 2 इक्वल हाफ में कट करती है। किस जिला को 2 इक्वल भाग में कट करेगी? भागलपुर को। 2 इक्वल हाफ में गंगा लास्ट में सबसे कोने पे जब आपका जो भागलपुर है उसको 2 इक्वल हाफ में गंगा कट करती है। और बिहार में जो सबसे ज़्यादा ये डिस्टेंस कवर करती है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस गंगा बिहार में ट्रेवल करती है वो है पटना में। और पटना में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 99 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। पटना में आप देखेंगे तो गंगा एकदम हॉरिजेंटल, पटना का जो स्ट्रक्चर है वो यूं है, थोड़ा आप अगर मैप देखेंगे ना तो यूं है, तो एकदम हॉरिजेंटल हो जाती है और 99 किलोमीटर का डिस्टेंस पटना में ट्रेवल करती है। अब जो इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ये भी बता दिया कि इसका लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है पटना। गंगा पर के कॉन्फ्लुएंस पर भी गंगा, सोन और गंडक के कॉन्फ्लुएंस पर है। ये बॉर्डर भी शेयर करती है उत्तर प्रदेश के साथ। इतना प्रश्न आपके लिए काफ़ी होगा और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बिहार में गंगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। पर हमारे लिए एक कंसेप्चुअल एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जितनी नदियां हैं ये सब नदियां गंगा में ही आकर क्यों मिलती हैं? गंडक, कमला, कोसी, महानंदा, नीचे से सारी नदियां यहीं पे क्यों मिलती हैं? आप ये पाएंगे कि ये वाला जो एरिया है ये ढलान वाला एरिया है। यहाँ पर सारे जो नदी इसलिए आकर मिलते हैं क्योंकि ये सब एलिवेटेड हैं। दीज आर द एलिवेटेड। ये जो पोर्शन है वो एलिवेटेड है और ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला जो सेंट्रल वाला जो पोर्शन है ये ढाल है, लोलैंड थोड़ा सा पड़ जाता है। तो फिर आप पूछेंगे कि ये लोलैंड जो पड़ता है ये कैसे लोलैंड पड़ता है? तो आप बिहार में ये पाते हैं कि हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर जो ढाल है, जो स्लोप है वो 6 सेंटीमीटर का स्लोप है पटना की तरफ। मतलब आप यहाँ पे देखें तो जो अपना ये प्यारा बिहार है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, तो स्लोप यूं है, हर 1 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर का स्लोप है। अगर आप यू मैप को देख लें, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर आप नॉर्थ बिहार वाला पार्ट देखेंगे तो इसका स्लोप यूं है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के तरफ का स्लोप है और हर 1 किलोमीटर पर 6 सेंटीमीटर का ढाल है। इधर से आप देखेंगे साउथ बिहार वाला पार्ट में आप देखेंगे तो इसका ढाल यूं है, स्लोप यूं है। तो ये जो स्लोप बन रहा है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट के तरफ स्लोप है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। यूजुअली इस तरह की चीज़ें किताब में नहीं दी हुई हैं, पर आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ढाल इस तरह का है, इसीलिए हर नदियाँ जाकर गंगा में मिलती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है घाघरा नदी। हमने आपको ये बताया कि जो घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी को नेपाल में करनाली बोलते हैं और इसी घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरजू बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में सरजू बोलते हैं। घाघरा जो है एक बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। और घाघरा के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार में 80 किलोमीटर डिस्टेंस मात्र ट्रेवल करता है। कोई किताब आपको 83 किलोमीटर भी डिस्टेंस देता है। बहुत इसका कम स्ट्रेच है बिहार में। पर आपके जहन में पहला प्रश्न ये उठना चाहिए कि इसका सोर्स कहाँ है। तो जो घाघरा नदी है एक जगह है, उस जगह का नाम है
इस जगह का जो नाम है वो है नम्पा ग्लेशियर। कहां पर है? नेपाल में है। नम्पा ग्लेशियर से घाघरा निकलती है। नेपाल में इसको कर्नाली बोलते हैं। जब उत्तर प्रदेश वाला पार्ट यहाँ पे है तो इसको आप सरयू नदी बोलते हैं, और बिहार में इसको आप घाघरा बोलते हैं। ये जो घाघरा नदी है ये मिलती कहाँ है गंगा से? ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और आप देखेंगे कि जो घाघरा जो है गंगा से एक जगह है डोरीगंज। कहाँ है डोरीगंज? छपरा में। छपरा किस जिला में है? सारण डिस्ट्रिक्ट में है। अभी सारण के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? राजीव प्रताप रूढ़ी, जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। तो डोरीगंज में मिलती है, और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं आएगा। तो अगर हमने एक टेबल बनाया है इट इंटर्स बिहार एट, तो इसका आंसर है गोपालगंज। मीट्स गंगा एट छपरा। आपको मैंने लोकेशन बता दी, आपको पता होना चाहिए छपरा या सारण में। अब दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन दो बैंक, इस घाघरा जो नदी है इस पर कौन कौन दो महत्वपूर्ण सिटी हैं। इस तरह के प्रश्न के लिए आपको तैयार होना चाहिए। हमने बताया कि इसको सरजू भी बोलते हैं। जो अयोध्या लगातार न्यूज़ में है वो इसी नदी पर है, सरजू नदी पर है, जिसको आप घाघरा भी बोलते हैं। एक और जिला जो बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जिला का नाम है सारण। सारण जो है इसी नदी के तट पर है, घाघरा नदी के तट पर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर। इतना, इससे ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं आएगा, और ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन भी नहीं करना है इन्फॉर्मेशन से, कंसेप्चुअल एंगल को हिट करते हुए चलना है। अब देखिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है हम लोग के लिए वो है गंडक, और याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गंडक निकलती कहाँ से है? गंडक जो है ग्रेट हिमालय से निकलती है। गंडक बहुत पेरिनियल नदी है, इसमें सालों भर आपको रहेगा क्योंकि हिमालय से निकलती है। हिमालय के कहां से निकलती है? ग्रेट हिमालय से निकलती है। ग्रेट हिमालय का कौन कौन पार्ट है? माउंट एवरेस्ट है, फिर आपको कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा देवी है, मकालू है। इस तरह की रेंज जो है बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हैं, और यहीं से निकलती है। यह अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है। अन्नपूर्णा रेंज में दो ग्लेशियर्स हैं, मानकोट ग्लेशियर है और कुटान ग्लेशियर है। इन दोनों के मध्य से निकलती है। यहाँ पे मानकोट है, यहाँ पे कुटान है, इसके मध्य से गंडक नदी निकलती है। और गंडक नदी के ही तट पर, गंडक नदी के वेस्ट, जो आप बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वेस्ट में आपको गंडक नदी फ्लो करती है। तो अगर प्रश्न ये भी पूछता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस नदी गुजरती है, किस नदी के तट पर है, तो उसका है आंसर गंडक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक जो है इट एक्ट्स एज अ बॉर्डर बिटवीन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। ये गंडक का फ्लो देखेंगे वेस्ट चंपारण में इंटर करेगी, और पटना के पास पहलेजा घाट है, सोनपुर के पास, वहाँ पर इंटर करेगी। तो अगर आपको ऑरिजिन वाला में भरना है तो आप भरें अन्नपूर्णा। कहाँ इंटर करती है? वेस्ट चंपारण और पश्चिम चंपारण। गंगा पे कहाँ मिलती है? पहलेजा घाट। ठीक है। अदर नेम ऑफ द रिवर जो है, इस रिवर को और भी नामों से पुकारा जाता है। उसका नाम है, इस रिवर को नारायणी भी आप बोलते हैं। इस रिवर को कभी कभी सालीग्रामी भी बोलते हैं। साल मतलब पत्थर, सालीग्रामी भी बोलते हैं। पर इस रिवर को नारायणी क्यों बोलते हैं, सालीग्रामी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नदी से, चूंकि आप देखेंगे तो ग्रेट हिमालय से निकल के आ रही है, वेस्ट चंपारण में शिवालिक वाला रेंज से होते हुए आ रही है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं। और वो जो पत्थर हैं कभी कभी रगड़ खाते खाते भगवान की आकृति के कुछ फोटो, मतलब पत्थर बन जाते हैं, और उस पत्थर की पूजा होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं नारायणी। इसमें से जो पत्थर मिलते हैं वो भगवान, कोई आप शंकर भगवान की पत्थर टाइप का रगड़ाकर बन गया है, इस तरह का जो मूर्ति में स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं, इसलिए आपको इसमें पत्थर जो मिलते हैं उसमें स्मॉल गॉड का प्रतिबिंब दिखता है। तो इसलिए इसको नारायणी बोलते हैं या फिर सालीग्रामी भी बोलते हैं। ऐसा पत्थर है जिसकी शिला से मूर्ति का भी निर्माण होता है, तो इसको नारायणी और सालीग्रामी भी बोलते हैं। कौन सा सिटी इस पर गंडक पर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, पर आपको तैयार होना चाहिए। बिहार में एक जिला है
मुजफ्फरपुर, जो लीची के लिए बहुत मशहूर है, तो मुजफ्फरपुर जो है गंडक नदी के तट पर है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो एक्सटेंशन नेपाल में है उसका आप क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वैसे थोड़ा मैं आपको हिंट थोड़ा क्या डायरेक्ट ही बता देता हूं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बोलते हैं चितवान नेशनल पार्क। कमेंट बॉक्स में आप जो प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का हमने वो पहले डाल रखा है उसका आप उत्तर दीजिएगा। देखिए, गंडक नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के लिए वन ऑफ द लाइफलाइन वाली है। गंडक नदी पर ढेर सारे कैनाल का निर्माण किया गया है। नहर, कैनाल मतलब हो गया नहर का निर्माण किया गया है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में, पश्चिम चंपारण वाले बेल्ट में, ईस्ट चंपारण वाले बेल्ट में देखेंगे तो उसमें जो नहर है सिंचाई के लिए बहुत ही इसका इस्तेमाल होता है। तो जो परियोजना बनी है उस पर त्रिवेणी जो नहर है, ये जो है त्रिवेणी नहर गंडक पर बनी हुई है। तिरहुत, आपको अगर पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा तो पश्चिम चंपारण तिरहुत डिवीजन में आता है, तो तिरहुत परियोजना इसी पर बनी हुई है। तेवार परियोजना इसी पर बनी हुई है और सारण परियोजना इसी पर बनी हुई है। देखिए, ये जो है आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है। क्यों धोखा दे सकता है? सारण अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स और द परियोजनाज आर मेड ऑन द गंडक, हो सकता है आपको त्रिवेणी पता हो, तिवार पता हो, तिरहुत पता हो, पर सारण को आपको लगे, आपको सारण तो अलग जिला है, सारण अलग डिवीजन में है, पर याद रखिएगा उस परियोजना का नाम है सारण, और सारण परियोजना जो है वो गंडक नदी पर ही बना है। इस तरह से हम लोग गंडक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा तो नहीं जरूरत है। गंडक जो नदी है ये 7 स्ट्रीम से मिलकर बना हुआ है, 7 धारा से मिलकर बना हुआ है। वो 7 धारा क्या हैं ये ज़रूरत हम लोग के लिए नहीं है। अपने आप को इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से नहीं करना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करेंगे एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 3 3 6 एक 7 धारा मिलती है तब जाकर गंडक बनती है, तो सप्तधारा नदी भी इसको आप बोलते हैं। तो गंडक 7 नदियों के स्ट्रीम से बना हुआ है और इतना हम लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी है। और बाद में और जो रिवर्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसी तरह से सारा रिवर्स सिस्टम को हम लोग ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और तो इसमें कुछ हम लोगों स्लाइड्स में है नहीं, अब अगले क्लास में मिलते हैं।